इंडिया डेली पर सुबह से लगातार हमारा हेल्थ कॉन्क्लेव चल रहा है। मैं और नैना आपके सामने हाजिर हैं कई सवालों के साथ और हमारे साथ यूपी के आयुष मंत्री दयाशंकर दयालु जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है उनका हमारे इस हेल्थ कॉन्क्लेव में। सीधा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी और मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगी कि हमारे कॉन्क्लेव का नाम हेल्थ एंड वेलनेस है, तो बात जब भी वेलनेस की होती है, बात मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की भी होती है। बहुत बड़ा कदम दयाशंकर दयालु जी ये केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया था जब मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का गठन हुआ था 2014 में, और इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार आई तो हमने देखा क्या कुछ काम किया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यूपी में कितने ऐसे गवर्नमेंट आयुर्वेदा के हॉस्पिटल्स हैं और क्या विजन है आयुर्वेदा को लेकर आप लोगों का? पूरे उत्तर प्रदेश में 3959 हॉस्पिटल है, तकरीबन 4000। 2100 से ज़्यादा हॉस्पिटल आयुर्वेद के हैं और 1585 हॉस्पिटल होम्योपैथ के हैं, 258 हॉस्पिटल यूनानी के हैं और 19 राजकीय महाविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज हमारे पास। 2 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में, चूँकि काशी में पहले से आयुर्वेद का राजकीय मेडिकल कॉलेज था तो वहाँ होम्योपैथ का बन रहा है, और अयोध्या में पहले से होम्योपैथ का मेडिकल कॉलेज था तो वहाँ आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज बन रहा। तो इस तरह से इन 2 कॉलेजों के बनने के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 21 राजकीय मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे और 86 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है उत्तर प्रदेश में। कुल मिला के 106 हमारी संख्या है कॉलेजों की। आयुष का विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं था अभी तक, लेकिन महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष का विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा और उसने काम करना शुरू कर दिया है। पूर्ण निर्माण में अभी कुछ कमी है, लेकिन एफिलिएशन शुरू हो गया। हमारे एकेडमिक सत्र जो है परीक्षाओं के वो शुरू हो चुके हैं। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश में 4000 छोटे बड़े अस्पताल हमारे पास पहले से थे। हमने अभी उत्तर प्रदेश में यूनानी का एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी वो गाज़ियाबाद में बनाया है। अभी लखनऊ में भी अपनी होम्योपैथ का एक रिसर्च सेंटर स्थापित किया। काशी में हम योग और नेचुरोपैथी के लिए एक नया सेंटर बना रहे हैं बनारस में। तो कुल मिला के होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी और योग और नेचुरोपैथी जी, इसको लेके जब से ये नई सरकार बनी, केंद्र सरकार के बनने के बाद से 17 में उत्तर प्रदेश में बने, तो ये हमारे 7 वर्ष पूरे हुए उत्तर प्रदेश में। और हम लोगों ने अभी तक उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में इंटीग्रेटेड 50 बेड के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर नए अस्पताल बना रहे हैं। पहले 11 हमारे उद्घाटित हो चुके हैं, 6 का उद्घाटन अभी और कर लिया हमने, तो 11, 6, 17 हो चुके हैं और हमारे पास अभी 6 अस्पताल हमारे और तैयार हैं। तो इस तरीके से प्रत्येक जिले में उत्तर प्रदेश की सरकार का लक्ष्य है, आयुष मंत्रालय का, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के प्रयासों से और केंद्र सरकार के परम आदरणीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के लगातार अनवरत सहयोग से, प्रयासों से उत्तर प्रदेश में भी आयुष का मंत्रालय लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर है। दयाशंकर जी, आपने बार बार जिक्र किया किस तरह से अब खासतौर से आयुर्वेद हो या फिर आयुष मंत्रालय का विस्तार किस तरह से हो रहा है, और जाहिर सी बात है केंद्र और प्रदेश में अब तो दोनों ही जगहों पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, एनडीए गवर्नमेंट है, डबल इंजन की सरकार है। अगर अभी तक आयुष मंत्रालय का निर्माण या फिर उसका विस्तार होने के बाद में बदलाव होने की बात करें तो ऐसे कौन से बड़े अचीवमेंट्स या बदलाव आपको नजर आते हैं जिसका प्रभाव जो है वो जरूर लोगों पर पड़ा हो? देखिए, विधा तो पुरानी है, ये हमारी सनातन वेदों से आयुर्वेद है जिसकी उम्र हजारों वर्ष है। हमारे योग भी महर्षि पतंजलि के पूर्व से योग है, इसकी भी उम्र बहुत प्राचीन विधा है ये योग की। हमारे एक विधा है सिद्ध, जिसके जनक महर्षि अगस्त को मानते हैं, ये भी 4000-5000 साल पुरानी बात है जो तमिलनाडु में प्रचलित है। पर्वतीय अंचलों में इस देश के कश्मीर से लेकर लाहौल स्पीति घाटी से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक विधा प्रचलित है जिसका नाम है सोआरिकपा। उस सोआरिकपा का जन्म भगवान गौतम बुद्ध से मानते हैं। हम जिस यूनानी की बात करते हैं उस यूनानी को हम यूनान से, जो इटली से जुड़ा हुआ एक पुरानी कल्चर है यूनान से संबंधित,
वो तो यूनानी विधा का जन्म यूनान से हुआ, वो भी 5000-4000 साल पुरानी बात है। हमारी जो होम्योपैथ है, ये सर हैनीमैन का, ये जर्मन डॉक्टर हुआ करते थे और ये उनको 270 साल हुए अब तक। तो 270, सबसे नई जो विधा है वो आप कह सकते हो कि होम्योपैथ है जिसकी उम्र 270 साल है। नहीं तो सारी विधाएं, और हम बधाई देना चाहते हैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि 9 नवंबर 2014 को जब मोदी जी की पहली सरकार बनी तो ये पहला मंत्रालय है आयुष का जिसकी स्थापना उन्होंने किया। और आयुष का मंत्रालय बनने के बाद से आपने देखा कि 21 जून को उन्होंने विश्व योग दिवस के रूप में संयुक्त राष्ट्र से मान्यता दिलाया। और संयुक्त राष्ट्र के इतिहास का सर्वाधिक मतों से पारित होने वाला यह प्रस्ताव है जिसको सारे संसार ने, दुनिया के देशों ने स्वीकार किया। 48 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्री हैं जिन्होंने योग को स्वीकारा। 21 जून हमारे 365 वर्ष के जो दिन होते हैं उनका सर्वाधिक लंबा दिन होता है, उसी को हम लोग विश्व योग दिवस के रूप में। मोदी जी की जो कल्पना है, मोदी जी का जो सपना है कि हम भारत के सनातन विधाओं, योग से अथर्ववेद की उपशाखा कहा जाता है आयुर्वेद को। हमारे ऋषि मुनि, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, हमारे भगवान धन्वंतरी जो ईश्वरीय वैद्य कहे जाते हैं, उन्हीं के मानवीय अवतार के रूप में भगवान दिवदास, काशी नरेश के रूप में जिनका जन्म हुआ, धन्वंतरी जी का अवतार उन्हीं को मानते हैं, दिवदास जी को। और उन्हीं के योग्यतम शिष्य हुआ करते थे महर्षि सुश्रुत, जिनकी सुश्रुत संहिता पे तो हमारे लिए कुछ ऐसे ग्रंथ हैं, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जिनको लेकर जो हमारे इस विधा के इलाज का आयुर्वेदा आधार का है। अपना इतिहास रहा है जिस पर आप जोर भी दे रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे रैली में आपने देखा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ के बारे में मैं बता दूं, 1 मिनट आपसे। बोलिए आप पूरी कीजिए। दुनिया का पहला जो सर्जरी का हॉस्पिटल है वो आज से हजारों वर्ष पूर्व महर्षि सुश्रुत ने काशी में स्थापित किया। दुनिया उनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहती है। आज भी महर्षि सुश्रुत को ही सर्जरी का जनक माना जाता है। उस दौर में उन्होंने न्यूरो सर्जरी किया, उन्होंने जो प्लास्टिक सर्जरी है, तमाम ऐसे शरीर के अंगों का उन्होंने ऑपरेशन किया। उन्हीं के बनाए हुए औजार आज तक मेडिकल साइंस भी उनको फॉलो करता है। तो हमारा अतीत, हमारा जो इतिहास है वो बहुत ही शानदार है। एक और उपलब्धि का आपसे जिक्र करूंगा कि मोदी जी के प्रयासों का ही सत्फल है कि WHO ने दुनिया के 176 देशों की परंपरागत दवाओं पे काम करने के लिए भारत को अपना चुना। जामनगर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन को उन्होंने जामनगर में स्थापित किया है, वह भी भारत में है। तो कहीं ना कहीं से भारत उन दुनिया के तमाम देशों की परंपरागत दवाओं पे जो काम हो रहा है, जो रिसर्च हो रहा है, उसके लिए भी जामनगर में इंस्टीट्यूट बना है। मोदी जी ने अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा उसकी स्थापना किया उन्होंने गोवा में। तो इस तरीके से होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, सुवारिकपा, योग और नेचुरोपैथी, आपने देखा कि कोरोना के काल में पूरे देश ने जिस तरीके से, जब कोरोना की कोई दवा नहीं थी, कोई टीका नहीं था, तो लोगों ने आयुष के काढ़े को पूरे देश के लोगों ने पिया, चाहे वो गिलोय का काढ़ा हो, चाहे वो दालचीनी का काढ़ा हो। योग को अपना के लोगों ने अपनी प्राण रक्षा किया, अपने इम्यून को बूस्टअप किया। तो मुझको लगता है कि देश के लोगों का, दुनिया के लोगों का आयुर्वेद के प्रति भरोसा बढ़ा है, होम्योपैथ की। अब हम सिर्फ इलाज की बात नहीं करते, हमारा जो आयुर्वेद है वो रोगों के इलाज की बात नहीं करता, वो निरोग रहने की, स्वस्थ रहने की, और एक अलग तरीका दयाशंकर जी उसमें अपनाया भी गया है। सुखिना, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जिसकी शुरुआत दिल्ली में हुई थी, उसी के तर्ज पर क्या यूपी को लेकर आपका ऐसा प्लान है? और मैं ये भी जानना चाहती हूँ, क्योंकि कई प्राइवेट आयुर्वेदा सेंटर्स हमारे देश में हैं जहां पर लोग जाते हैं, जिसका बिल भी बहुत ज्यादा आता है, लेकिन लोगों को ये सेंस है कि आयुर्वेदा क्या कमाल कर दिखा रहा है उनके बॉडी में, चाहे वो पंचकर्मा की बात की जाए, चाहे वो डिटॉक्सिफाई की बात की जाए, चाहे वो प्राइवेट संस्थाएं हों। देश में जितने भी लोगों ने प्राइवेट भी नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल बनाए हैं, उन लोगों के यहाँ भी तिल रखने की जगह नहीं है। देश के लोगों का योग, अभी कभी आपको अवसर मिले तो योग के लिए एस व्यासा डीम्ड यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, तो देश में जिसकी दुनिया के 38 देशों में शाखाएं हैं, योग के लेके काम हो रहा है। तो संसार, भारत के लोगों का बहुत भरोसा बढ़ा है। वेलनेस की बात योग करता, आयुर्वेद करता है।
हम निरोग रहने की बात करते हैं, स्वस्थ रहने की बात करते हैं। जब भारत निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा, हमारी जो पूर्व की परिकल्पना है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, इसी मूल मंत्र के साथ आयुर्वेद फिर से अपने अतीत की उस विरासत को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, योगी आदित्यनाथ जी के दयाशंकर जी, इस पे कोई शक नहीं, आपने बताया कि किस तरह से आयुर्वेद भारत से ही उपजा हुआ बड़ी प्राचीन एक पद्धति है, चाहे वो योग हो, आयुर्वेद हो, या ये जो तमाम तरीके हैं, और ये एक जीवन शैली है। लेकिन जिस तरह से कंचन का भी सवाल था, कई ऐसे प्राइवेट सेंटर्स हैं, मेरे दो सवाल इसमें ज़रूर हो जाते हैं। ये ऐसे उपचार होते हैं जो लोग अब इनकी तरफ उतने ही जागरूकता के साथ में अट्रैक्ट तो हो रहे हैं, लेकिन इनके बिल इतने ज़्यादा लंबे चौड़े होते हैं, और कोई, चाहे बात हो हेल्थ पॉलिसी की, वो इसमें कवर नहीं होती, आयुष्मान कार्ड जो है वो इसमें कवर नहीं होता। आपको नहीं लगता कि ये भी एक बहुत विचारणीय सवाल जरूर हो जाता है, एक बड़ा विचारणीय बिंदु हो जाता है कि लोगों को आखिर कैसे रियायत मिले? आखिर चाहे वो आयुष्मान कार्ड ही क्यों ना हो, वो आयुष मंत्रालय के अंतर्गत कैसे आएगा? क्या इसको लेकर भी कुछ विचार है? हम लोगों की प्राथमिकता है कि आयुष्मान के इलाज के सुविधा में या कोई और भी योजना हो तो जी, क्योंकि देश का जी बहुत सारी चीजें हैं। अपने बहुत सारे इलाज में पैसा रिम्बर्स करना भी शुरू कर दिया है। जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं जो अपने कराते हैं, अगर वो आयुष में इलाज कराते हैं, हमारे अस्पतालों में इलाज कराते हैं, तो हम बढ़ाया है। हमने अपने फार्मेसी को, मैंने आपसे जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में मेरे पास 2 फार्मेसी हैं। हम उसमें नई दवाएं भी लगातार बना रहे हैं, हम रिसर्चेज पे ध्यान दे रहे हैं, और बहुत सारे हमने अपनी दवाओं की संख्या को भी बढ़ाया कि समाज की ज़रूरतें बढ़ती जा रही हैं, तो हम नई दवाओं को भी ऐड करते जा रहे हैं। आपने जो जिक्र किया कि आयुष्मान की कार्ड में को भी शामिल होना चाहिए, तो ये हमारी भी मांग है। हम भी भारत सरकार से लगातार प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार से यह तोहफा आयुष मंत्रालय को मिलने जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड में आयुष के इलाज को भी शामिल किया जाएगा। जहां तक आपने कहा कि प्राइवेट संस्थान, तो मैंने आपसे कहा कि एक सबसे नया मंत्रालय देश के लिए आप कह सकते हैं कि 10 वर्ष हुए केंद्र में बने हुए। उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने 3 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में आयुष का मंत्रालय बनने नहीं दिया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2017 में, तो 7 वर्षों का सफर उत्तर प्रदेश का है, 10 वर्षों का सफर आयुष के लिए। हम अभी स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत मातहत उनके काम किया करते थे, तो उनसे अलग होने के बाद हमको अपने पुराने अस्पतालों का नवनिर्माण करना, हम लगातार अब तक उत्तर प्रदेश में हम 1000 आयुष वेलनेस सेंटर बना चुके हैं। हम वेलनेस की बात, देश के प्रधानमंत्री वेलनेस की बात करते हैं, हम लोग भी वेलनेस सेंटर बना रहे हैं। हमने लेकिन दयाशंकर जी, एक और इसका पहलू ये भी है, कई और भी ऐसे लोग हैं, सिर्फ मैं प्राइवेट संस्थानों की बात नहीं करूंगी, कई लोग हैं जिन्होंने अपनी प्राइवेट इस तरह की दुकान खोल रखी है जो आयुर्वेद या फिर भारत की ऐसी प्राचीन पद्धतियों का हवाला देते हैं, लोगों का उपचार कराने का हवाला देते हैं, अब चाहे वो अंधविश्वास के नाम पर दे या किसी और रूप में। क्या आपको नहीं लगता इस तरह की भी कुछ गाइडलाइंस या कोई ऐसा मॉनिटर करने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो जो इस तरह की, जो अपने आप को स्वयंभू डॉक्टर्स या कुछ कहते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, उन पर भी कोई लगाम लगाई जा सके? दयाशंकर जी, इसमें मैं अपना भी एक सवाल ये जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि प्राइवेट, खासतौर पर अगर बात केरल की जाए, तो केरल में आयुर्वेदा को लेकर लोगों में समझ है, सेंसिटिविटी है, और लोग काफी ज्यादा जाते हैं साउथ की तरफ जब आयुर्वेदा की बात की जाती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। आज जो युवा जनरेशन है उनको भी इस बात की बहुत समझ है कि अगर आपकी अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, अगर आपको स्ट्रेस से रिलेटेड कोई चीज चाहिए, तो आप आयुर्वेदा का रुख करते हो। क्या गवर्नमेंट आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट्स में वैसी सुविधाएं हैं जो हम प्राइवेट में देखने को मिलते हैं? क्योंकि आज का जो पेयर है, जो कस्टमर है आयुर्वेदिक सर्विसेज का, वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाकर वो पैसा भर रहा है। मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ जी, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूँ कि आपने दिल्ली के सरिता विहार में स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कभी दौरा किया है? बिल्कुल किया है, मैं उसी का ही जिक्र कर रही थी। क्या उस तर्ज पर यूपी में भी ऐसी फैसिलिटी हमें देखने को मिलेगी? हम उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार इस बात को प्रयास कर रही है कि नेचुरोपैथी के हम बड़े अस्पताल बनाएं, प्राकृतिक चिकित्सा
लोगों का भरोसा बढ़ा है, वो दवाएं नहीं खाना चाहते। अपनी जीवन शैली, अपने खान पान से अपने शरीर को, जैसे आपने कहा ना कि डिटॉक्सिफाइड करना, लोगों ने बहुत इधर बीच इतना झुकाव है। आपने केरल का जिक्र किया, केरल का जो हेल्थ टूरिज़्म है वो शायद इस देश का ही नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा किसी राज्य में जो आने वाले पर्यटकों की संख्या है वो हेल्थ टूरिज़्म के चलते है। तो उत्तर प्रदेश चूँकि बहुत बड़ा राज्य है और 7 वर्षों में हमको पुराने अस्पताल की मरम्मत भी करना है, नवनिर्माण भी करना है, नए प्रगति अपने रिसर्चेज पे भी ध्यान देना है। हमने आपसे जिक्र किया कि काशी में हम एक नेचुरोपैथी का एक अच्छा अस्पताल बना रहे हैं, जहां योग और नेचुरोपैथी के माध्यम से, प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम इलाज करेंगे। किसी को अच्छा लगता है कि हमने दवाओं का उपयोग नहीं किया और मेरा चाहे वो हाइड्रोथेरेपी हो, चाहे वो मड थेरेपी हो, चाहे वो सन बाथ हो, इन सब को लेके अगर हम स्वस्थ हो लें, निरोग हो लें, तो फिर कोई साइड इफेक्ट शरीर में नहीं आता। सन बाथ से तो जो मुझे साइड ये इफेक्ट ध्यान आता आ रहा है कि आज की डेट में कई ऐसे लोग हैं जिनको विटामिन डी की सबसे ज्यादा, अधिकतर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो विटामिन डी के सप्लीमेंट लेते हैं, लेकिन आयुर्वेदा में कहें तो उन शब्दों में यही इलाज है कि अगर आप सुबह की धूप ले लेते हैं तो आपको विटामिन डी की कैप्सूल या सप्लीमेंट लेने की कभी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूँ दयाशंकर जी कि आप आयुष मंत्रालय देख रहे हैं यूपी का, क्या वो चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि आप इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि पहले के हॉस्पिटल्स की आप मरम्मत करा रहे हैं। क्या यूपी के लोग जागरूक हैं? क्या उनका इंक्लिनेशन आयुष मिनिस्ट्री की तरफ हो रहा है, आयुर्वेदा की तरफ और ज्यादा हो रहा है? क्योंकि ये जो नई युवा पीढ़ी है उसका इंक्लिनेशन मैं दिल्ली एनसीआर में देख चुकी हूं। मैं कई ऐसे आयुर्वेदा सेंटर्स में भीड़ को देखकर मुझे हैरानी होती है और मैं खुश भी होती हूं कि लोगों का इतना अवेयरनेस और ड्राइविंग फोर्स है। क्या यूपी में है ऐसा? महर्षि चरक की जन्मस्थली उत्तर प्रदेश है, महर्षि पातंजलि की जन्मस्थली गोंडा है, कर्मस्थली काशी है, महर्षि सुश्रुत की जन्मस्थली काशी है, सिद्धा के जनक महर्षि अगस्त की जन्मस्थली काशी है। वो पहले ऐसे उत्तर भारतीय यात्री थे जिन्होंने दक्षिण भारत की यात्रा करके जाके तमिलनाडु को अपना केंद्र बनाया और वहाँ उन्होंने सिद्धा जैसे इलाज की इस पद्धति का विकास किया। तो मुझको लगता है कि बहुत रिश्ता है उत्तर प्रदेश का इस आयुर्वेद की विधा से, सिद्धा की विधा से। हमने आपको जिक्र किया कि जिस सोवा की बात हम करते हैं, काशी का उनसे रिश्ता रहा, उत्तर प्रदेश का रिश्ता रहा। वो भगवान गौतम बुद्ध के बहुत सारे, चाहे वो कौशाम्बी हो, चाहे वो काशी हो, तो इन सारे जो भगवान बुद्ध के स्थान हैं, इन सब का रिश्ता उत्तर प्रदेश से है। तो उत्तर प्रदेश के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम लगातार, हम सबका ये प्रयास है कि देश में हमने आपसे काल जिक्र किया कि काल और समय का जो चक्र होता है, अतीत की जिन भी चीज़ों को हमने भुला दिया था, नकार दिया था, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस इलाज की पद्धति के बदते आज दुनिया जिंदा है। हमारा देश तो दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है, तो क्या मानव, हमारे देश का पूरा मानव किस विधा से जिंदा था? निश्चित ही उसकी जड़ों में वो आयुर्वेद था। लेकिन दयाशंकर जी, ये ऐसा भी एक बहुत बड़ा तबका है जो आयुर्वेद को, योग को आध्यात्म या धर्म से जोड़कर देखता है और इसको लेकर जमकर सियासत भी होती है खुद उत्तर प्रदेश के अंदर ही। इसका भी जवाब प्लीज आप मुझे दीजिएगा। और मेरा वो पहला सवाल का जवाब अधूरा रह गया। सर सुनिएगा प्लीज, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे कई ऐसे सेंटर्स, एक दो बार मेरा ऐसा उनसे राब्ता पड़ा जो वहां पर इलाज के नाम पर लोगों को कहीं ना कहीं ठगते हैं, जो आयुर्वेद के नाम पर उनको ठगते हैं, आध्यात्म के नाम पर उनको एक तरह से जोड़ते हैं और उसके जरिए वो आयुर्वेद का इलाज करने की बात कहते हैं। क्या इस तरह की कोई पॉलिसी भी है कोई मॉनिटर करने के लिए? इस तरह के, मैंने आपसे कहा इन 7 वर्षों में हमने जितना काम किया है, हम अभी आप यकीन नहीं करिएगा कि लाइसेंसिंग प्रणाली नहीं थी हमारी दवाओं की दुकानों के लिए। हम उसके लिए लाइसेंस का सिस्टम कर रहे हैं। हम जितनी भी कंपनियों को दवाओं बनाने के लिए है, उनके भी जो लाइसेंस जारी कर रहे हैं, उनके मानक और उनका बहुत कड़ाई से जांच करके हम ऐसा करने दे रहे हैं। हम लगातार उन कंपनियों की भी जांच करते हैं जो हमारी आयुर्वेद की दवाएं बनाते हैं। आयुर्वेद के नाम पे जो बाजारों में बिकने वाले दवाएं हैं, हम उनकी श्रेष्ठता को और उनकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमने आपसे कहा कि जितने संस्थान ऐसे गली गली खुल रहे हैं, इन सबको आने वाले दिनों में हम एक मानक के तहत, एक लाइसेंस के प्रणाली के तहत सबको जोड़ेंगे,
फिर ऐसा किसी को करने का, और जो आपने कहा जो मनमानियां हैं उनको रोक लगाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हम किसी को ऐसी छूट नहीं देते कि एक तरफ हम 1 रुपए के पुर्जे पर हम अपने अस्पतालों में मुफ्त में दवाएं देते हैं, सारी जांच करते हैं। हमारे अस्पतालों में तमाम तरह की लैब भी हैं। दयाशंकर जी, बहुत अच्छी पहल है आपने की है, जो आप बता रहे हैं कि प्रदेश में एक अलग तरह से इसको लेकर पहल की गई है। सर, मेरे या आयुष के इन 7 वर्षों का सफर है। मैंने आपसे बार बार जिक्र किया कि 70 साल बनाम 7 वर्ष का ये जो संघर्ष है, इसमें समाज का साथ चाहिए, समाज के लोगों का भरोसा बढ़ा है। निश्चित ये आने वाले कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा साइन बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल मेरा, अस्पतालों की ओपीडी। दयाशंकर जी, पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं, खासतौर से हम सभी जानते हैं, आयुर्वेद हो या एलोपैथ हो, ये दोनों ही विधाएं कितनी जरूरी हैं किसी भी व्यक्ति के लिए, इलाज के लिए। लेकिन हाल ही में भ्रामक विज्ञापन का मुद्दा बहुत उठा। पतंजलि को बाकायदा उसको लेकर कई बार फटकार भी लगी, लेकिन अभी भी वो तस्वीर एक अलग है। क्या आपको लगता है भ्रामक विज्ञापन जिस तरह से है किसी एक वस्तु को लेकर, उसका प्रभाव आम जनता पर भी पड़ता है और उस किसी शैली पर भी पड़ता है? इसे कैसे देखते हैं? हमने आपसे कहा कि मेरे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। दवाएं, हमने कहा कि अगर मानक के विपरीत हैं, लगातार हमारे पास लैब हमारी जो है उत्तर प्रदेश में, हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी लैब और भी एडवांस हो, जिनसे कि उन दवाओं को मान्यता देने के पहले हम उनकी जांच करें। और बीच बीच में पूरे प्रदेश के हमारे जो जिले के अधिकारी होते हैं, जो हमारे डीएचओ होते हैं, डीएचएमओ होते हैं, डीएओ होते हैं, वो लगातार दवाओं की जांच भी करते रहते हैं। जांच के साथ साथ दयाशंकर जी, मॉनिटरिंग और गाइडलाइंस भी एक अहम चीज है।